द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना की पड़ताल कर रहे हैं जिसने रातों रात ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी थीं। 1857 का विद्रोह। हमारे पास जो स्रोत है वो 1857 के भारतीय विद्रोह के उत्प्रेरक और कारण नाम के दस्तावेज से लिए गए कुछ हिस्से हैं। आज हमारा मकसद ये समझना है कि 1857 की ये आग आखिर लगी कैसे। बिल्कुल। स्रोत ये बताता है कि अंग्रेजों ने 100 सालों तक मतलब 1757 से लेकर धीरे धीरे पूरे देश में बारूद बिछाया था। हाँ, एक लंबा बिल्डअप था। कुछ बारूद आर्थिक था, कुछ राजनीतिक और कुछ सामाजिक। आज हम देखेंगे कि ये अलग अलग ढेर कैसे एक साथ आए और फिर बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह मानने से साफ इनकार करता है। अच्छा? वो कहता है कि ये एक चिंगारी जरूर थी, लेकिन इसने जिस बारूद में आग लगाई वो समाज के हर कोने में फैला हुआ था। मतलब हर कोई शामिल था? राजाओं और जमींदारों से लेकर किसानों और कारीगरों तक, पंडितों और मौलवियों से लेकर आम सिपाहियों तक, हर कोई किसी न किसी वजह से इस व्यवस्था से तंग आ चुका था। तो ये औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक बहुत बड़े असंतोष की कहानी है। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस बारूद के ढेर को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस वजह से जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही थी, आर्थिक कारण। हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे पेट से जुड़ी थी। सही बात है। स्रोत कहता है कि अंग्रेजों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को सिस्टमैटिकली मतलब एक योजना के तहत तबाह कर दिया। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है। इसकी जमीनी हकीकत क्या थी, खासकर किसानों के लिए? जमीनी हकीकत बहुत भयानक थी। स्रोत बताता है कि अंग्रेजों ने एक ऐसी भू राजस्व व्यवस्था लागू की जो बहुत भारी थी और बेरहम भी। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी क्रूरता पता है क्या थी? क्या? इसे अकाल के सालों में भी उतनी ही सख्ती से वसूला जाता था। क्या बात करी है? मतलब फसल हुई नहीं, खाने को दाना नहीं, लेकिन सरकार को अपना लगान पूरा चाहिए। बाप रे। इसका नतीजा ये हुआ कि किसान मजबूर हो गए साहूकारों से कर्ज लेने पर। और ये साहूकार, जैसा कि हम जानते हैं, कोई मदद करने के लिए तो नहीं बैठे थे। बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते थे और जब किसान कर्ज नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन हड़प लेते थे। तो इससे भारत में एक नया वर्ग पैदा हुआ, भूमिहीन किसानों का, जिनकी जमीनें पीढ़ियों से उनकी थीं, वो अब अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए थे। ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक तबाही थी। बहुत बड़ी। तो ये हमला सिर्फ गांव और खेती तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि शहरों में जो कारीगर और दस्तकार थे उनकी भी कमर तोड़ दी गई। ऐसा लगता है जैसे ये एक दोहरी मार थी। आपने सही पकड़ा, यह एक सोची समझी दोहरी मार थी। एक तरफ ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी और मशीनों से सस्ता कपड़ा बन रहा था। उसे भारत में बेचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपड़ों और हस्तशिल्प पर भारी टैक्स लगा दिए ताकि वे महंगे हो जाएं। हाँ, और ब्रिटिश माल पर टैक्स लगभग खत्म कर दिया ताकि वो सस्ता बिके। क्या? ये एक तरफा मुक्त व्यापार था जो सिर्फ ब्रिटेन के फायदे के लिए था। बिल्कुल। इसका मतलब जो भारत सदियों से दुनिया को बेहतरीन कपड़े बेचता था, उसे अपने ही देश में ब्रिटेन का बना सस्ता कपड़ा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा था। असर क्या हुआ होगा? असर विनाशकारी था। स्रोत के मुताबिक 19वीं सदी के मध्य तक भारत का कपड़ा निर्यात लगभग खत्म हो चुका था। खत्म? लाखों बुनकर, कारीगर और दस्तकार बेरोजगार हो गए। उनके पास कोई काम ही नहीं बचा। तो वे भी गांव की तरफ भागे, जिससे खेती की जमीन पर बोझ और बढ़ गया। अर्थव्यवस्था का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। स्रोत में अवध का एक आंकड़ा है जो इस पूरी कहानी को एक चेहरा देता है, और सच कहूं तो ये हैरान करने वाला है। हाँ, वो ताल्लुकदारों वाला आंकड़ा। सिर्फ अवध में लगभग 21,000 ताल्लुकदारों यानी जमींदारों ने अपनी जागीरें खो दी। ये तो रातों रात पूरे इलाके का पावर स्ट्रक्चर बदल देने जैसा हुआ। ये सिर्फ पावर स्ट्रक्चर बदलना नहीं था, ये पूरे सामाजिक ताने बाने को उधेड़ देने जैसा था। कैसे? ये ताल्लुकदार सिर्फ जमीन के मालिक नहीं थे, वे अपने इलाकों के शासक, जज और कर्ता धर्ता थे। उनकी इज्जत थी, उनका दबदबा था। जब अंग्रेजों ने एक झटके में उनकी जमीनें छीनकर उन्हें शक्तिहीन कर दिया तो उन्होंने सिर्फ 21,000 नाराज लोग नहीं बल्कि 21,000 विद्रोह के संभावित नेता तैयार कर दिए। बिल्कुल, ये वो लोग थे जिनके पास हथियार भी थे और लोगों को एकजुट करने की क्षमता भी। तो लोगों की जेबें खाली हो रही थीं, जमीनें छिन रही थीं और सम्मान मिट्टी में मिल रहा था। जाहिर है ये गुस्सा सिर्फ आर्थिक नहीं रहा होगा, इसने जरूर राजनीतिक शक्ल ली होगी। लेनी ही थी। और यहीं पर स्रोत हमें उन नीतियों की तरफ ले जाता है जिन्होंने आग में घी का काम किया। इसमें दो नाम बार बार आते हैं, सहायक संधि
और व्यवगत का सिद्धांत। ये क्या बला थी? ये भारतीय राज्यों को हड़पने के बहुत ही चालाकी भरे तरीके थे। सहायक संधि के तहत अंग्रेज किसी भारतीय राजा से कहते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। बस आप अपनी सेना भंग कर दीजिए और हमारी सेना का खर्च उठाइए। अच्छा। राजा को लगता था कि वो सुरक्षित हो गया, लेकिन असल में वो अपनी आजादी खो देता था। वो पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो जाता था। मतलब ये तो एक तरह का सॉफ्ट एनेक्सेशन था, बिना लड़े ही राज्य पर कब्जा कर लेना। बिल्कुल। और व्यवगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक लगता है। वो और भी ज्यादा अपमानजनक था। लॉर्ड डलहौजी की इस पॉलिसी के तहत अगर किसी शासक का अपना कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसके राज्य को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और गोद लिए हुए बेटे का क्या? गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया। ये भारतीय परंपरा पर सीधा हमला था। और झांसी, सतारा, नागपुर जैसे कई बड़े राज्य इसी नीति के तहत हड़प लिए गए। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ राज्यों को हड़पने तक ही सीमित नहीं था। स्रोत बताता है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ जो बर्ताव किया गया, उसने भी लोगों को बहुत नाराज किया। हाँ, क्योंकि मुगल बादशाह भले ही उस समय कमजोर हो चुके थे, लेकिन वो सिंबॉलिक तौर पर अभी भी हिंदुस्तान की एकता और संप्रभुता के प्रतीक थे। सही बात है। जब अंग्रेजों ने उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार छीने और उन्हें लाल किला खाली करने का आदेश दिया, तो ये पूरे भारत के सम्मान पर एक चोट की तरह महसूस किया गया। उनको लगा कि अगर इनकी इतनी हिम्मत है कि वो शहनशाह हिंद का अपमान कर सकते हैं, तो हमारी क्या बिसात है। बिल्कुल। इस राजनीतिक अपमान के साथ साथ स्रोत बताता है कि आम लोगों के लिए प्रशासन का अनुभव भी बहुत बुरा था। पुलिस, अदालतें सब भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। आम आदमी के लिए ब्रिटिश राज का मतलब था एक भ्रष्ट थानेदार, एक महंगा और न समझ में आने वाला कानूनी सिस्टम, और ऐसे अधिकारी जो खुद को खुदा समझते थे। हाँ, स्रोत इसे अनुपस्थित संप्रभुता कहता है। मतलब ये कि सत्ता 7 समंदर पार लंदन में बैठी थी और उसे भारत के लोगों की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं था। और यहाँ एक और दिलचस्प परत खुलती है। स्रोत कहता है कि जब राजा नवाब और जमींदार कमजोर हुए तो इसका असर सिर्फ उन पर नहीं पड़ा, नहीं, उन पर आश्रित रहने वाले कवियों, संगीतकारों, कलाकारों, पंडितों और मौलवियों पर भी पड़ा। ये कैसे हुआ? ये एक बहुत गहरा सामाजिक प्रभाव था। सदियों से भारत में कला और धर्म को शाही संरक्षण मिलता आया था। हाँ, पेट्रोनेज जिसे कहते हैं। राजा नवाब इन लोगों को जमीनें और वजीफे देते थे। जब अंग्रेजों ने इन राजा नवाबों को ही खत्म कर दिया तो इन पर आश्रित पूरा का पूरा सांस्कृतिक वर्ग बेसहारा हो गया। और ये सब लोग भी ब्रिटिश राज के दुश्मन बन गए। जाहिर है। तो जब राजनीतिक तौर पर इतना अपमान हो रहा हो और सामाजिक तानाबाना टूट रहा हो, तो लोगों को अपनी पहचान, अपनी संस्कृति पर भी खतरा महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है, बिल्कुल। यही से शायद बात सामाजिक और धार्मिक कारणों पर आती है। स्रोत में नस्लीय अहंकार का जिक्र है। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली बात थी। अंग्रेज अधिकारी और यहाँ तक कि आम नागरिक भी भारतीयों को एक निचली नस्ल का समझते थे। वे खुलेआम उनका मजाक उड़ाते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। और इसी के साथ साथ ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी तेज हो गई थी। बहुत ज्यादा। स्कूलों में, अस्पतालों में, यहाँ तक कि जेलों में भी धर्म परिवर्तन की कोशिशें हो रही थी। इससे लोगों में ये डर बैठ गया कि अंग्रेज सिर्फ हमारा देश नहीं, हमारा धर्म भी छीनना चाहते हैं। हाँ, पर यहाँ एक बात थोड़ी उलझी हुई लगती है ना। स्रोत के मुताबिक अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा। आज हम इन चीजों को अच्छा मानते हैं, लेकिन उस समय लोगों ने इन्हें भी अपने धर्म में दखल अंदाजी के तौर पर देखा। ये उस समय के नजरिए को समझने के लिए बहुत जरूरी बिंदु है। सही है। सुधारों के पीछे मंशा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न रही हो, लोगों ने इसे अपनी परंपराओं पर एक विदेशी हमले के रूप में देखा। उन्हें लगा कि अंग्रेजों को कोई हक नहीं है कि वे हमें बताएं कि हमें कैसे जीना चाहिए। बिल्कुल। डर ये था कि ये सुधार तो बस एक शुरुआत है और धीरे धीरे वे हमारी पूरी जीवन शैली को ही बदल देंगे। और इस डर को और हवा दी एक खास कानून ने, जिसका जिक्र स्रोत में है, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856। हाँ, इसने ऐसा क्या कर दिया? इस कानून ने उस डर को सच साबित कर दिया। इसके मुताबिक अगर कोई हिंदू या मुसलमान ईसाई धर्म अपना लेता है तो तब भी उसे अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। अच्छा। पहले के कानून के हिसाब से धर्म बदलने पर संपत्ति का अधिकार खत्म हो जाता था,
तो लोगों को ये कानून धर्म परिवर्तन के लिए एक सरकारी लालच की तरह लगा। उन्हें लगा कि सरकार अब इनाम देकर लोगों को ईसाई बना रही है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और कदम था जिसने सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई। मंदिरों और मस्जिदों की जमीनों पर टैक्स लगाना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। सदियों से भारत में ये परंपरा थी कि धार्मिक संस्थानों को मिली जमीनें टैक्स फ्री होती थी। हाँ, कि पूजा पाठ और लंगर वगैरह का खर्च चल सके। हाँ, जब अंग्रेजों ने इन जमीनों पर भी टैक्स लगा दिया तो ये सीधे सीधे धर्म पर हमला माना गया। और इससे पंडित और मौलवी भड़क उठे और उनका समाज में बहुत प्रभाव था। जाहिर है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। हमारे पास आर्थिक तबाही का बारूद है, राजनीतिक अपमान का बारूद और है। सामाजिक धार्मिक डर का बारूद भी तैयार है। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और स्रोत के मुताबिक वो चिंगारी सेना के अंदर से आई, उन सिपाहियों से जो खुद ब्रिटिश राज के हाथ पैर थे। और सिपाहियों के पास नाराज होने की अपनी एक लंबी सूची थी। वो वर्दी में किसान ही तो थे। सही बात है। जो समाज में हो रहा था उसका असर उन पर भी पड़ रहा था। लेकिन उनके कुछ खास मुद्दे भी थे, जैसे सेना में नए नियम लाए गए कि कोई सिपाही माथे पर तिलक नहीं लगा सकता या दाढ़ी नहीं रख सकता। हाँ, फिर 1856 में सामान्य सेवा भारतीय अधिनियम आया। इसने क्या बदल दिया? इसने सिपाहियों के लिए विदेश में यानी समुद्र पार जाकर सेवा करना अनिवार्य कर दिया। ओह, उस समय के उच्च जाति के हिंदुओं में ये मान्यता थी कि समुद्र पार करने से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाती है। तो ये उनकी धार्मिक आस्था पर सीधा हमला था। बिल्कुल। इसके अलावा जब सैनिकों को सिंध या पंजाब जैसे विदेशी इलाकों में भेजा जाता था तो उन्हें एक स्पेशल भत्ता मिलता था। ठीक है। जैसे ही अंग्रेजों ने इन इलाकों को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया, उन्होंने ये भत्ता बंद कर दिया। तो सिपाहियों की आमदनी घट गई। हाँ, मतलब एक सिपाही के लिए ये सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं था, ये उसके धर्म, उसकी पहचान और उसकी जेब, हर चीज का सवाल बन गया था। और इसके ऊपर था नस्लीय भेदभाव। अच्छा। एक भारतीय सिपाही चाहे कितना भी बहादुर और काबिल क्यों न हो, वो कभी सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकता था। सारे बड़े पद सिर्फ अंग्रेजों के लिए था। हाँ, और उनका वेतन भी अंग्रेज सैनिकों से बहुत कम था। ये रोज रोज का अपमान था जो वो झेल रहे थे। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अवध के विलय ने सिपाहियों के गुस्से में आखिरी कील ठोक दी। ऐसा क्यों? क्योंकि बंगाल सेना में भर्ती होने वाले ज्यादातर सिपाही अवध के ही रहने वाले थे। अच्छा, ये बात है। जब उनके अपने राज्य को, जहां उनके परिवार रहते थे, एक धोखे से हड़प लिया गया और वहां के नवाब का अपमान किया गया, तो ये उनके लिए एक व्यक्तिगत चोट थी। उन्हें लगा कि जिस सरकार की वे जान देकर सेवा कर रहे हैं, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। बिल्कुल। इन सब के अलावा क्या बाहरी दुनिया में हो रही घटनाओं का भी कोई असर था? ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फैक्टर था। कैसे? अफगानिस्तान, पंजाब और क्रीमिया के युद्धों में अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारत में ये खबरें फैल रही थी कि अंग्रेज अजय नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है। उनकी इनविंसिबिलिटी का जो मिथक था वो टूट रहा था। इससे लोगों का हौसला बढ़ा। हाँ। और स्रोत एक आखिरी बात याद दिलाता है कि 1857 कोई पहली घटना नहीं थी। नहीं, इससे पहले भी वेल्लोर, बैरकपुर जैसी जगहों पर सिपाही विद्रोह कर चुके थे। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि असंतोष दशकों से सुलग रहा था। 1857 बस उस सुलगती हुई आग का विस्फोट था। वो चर्बी वाले कारतूस तो सिर्फ एक बहाना थे, एक चिंगारी जिसने पहले से तैयार बारूद के ढेर में आग लगा दी। तो इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि 1857 का विद्रोह किसी एक वजह या किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 100 साल के आर्थिक शोषण, राजनीतिक अपमान और सामाजिक डर का मिलाजुला परिणाम था। इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्रिटिश शासन की नींव, जो ऊपर से बहुत मजबूत दिखती थी, अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। स्रोत यही दिखाता है कि ये सारी वजह एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई थी। अच्छा। आर्थिक तबाही ने राजनीतिक गुस्से को जन्म दिया। राजनीतिक बेइज्जती ने लोगों को अपनी संस्कृति और धर्म के लिए और ज्यादा असुरक्षित बना दिया। और सिपाहियों का गुस्सा, वो आखिरी कड़ी बना जिसने इस पूरी चेन रिएक्शन को शुरू कर दिया। ये विद्रोह वाकई में 100 साल की औपनिवेशिक नीतियों का एक सामूहिक नतीजा था, जहां समाज के हर तबके के पास नाराज होने की अपनी ठोस वजह थी। बिल्कुल सही। स्रोत ने हमें विद्रोह के कारण बहुत अच्छे से समझाए और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या अगर इन बड़े कारणों में से कोई एक ना होता, मान लीजिए व्यापगत का सिद्धांत जैसी आक्रामक राजनीतिक नीतियां न होती, या फिर धार्मिक मामलों में दखल न दिया गया होता, हाँ, तो क्या 1857 का विद्रोह फिर भी होता, या उसका रूप, उसका फैलाव
और उसका नतीजा कुछ और होता। ये सोचने वाली बात है।